नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार एक बार फिर से अपनी नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, अपना जो टॉपिक चल रहा है अभी वो चल रहा है हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। और बिल्कुल शुरुआत का हमने किया है थोड़ा सा इतिहास के स्रोत, उसमें साहित्यिक स्रोत का जो लिटरेचर सोर्सेज का है वो वाला पोर्शन अपना कंप्लीट है। अभी जो अपना बचता है उसमें वो है पुरातात्विक। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ये वाला अपना बचा हुआ है। तो ये देखो, वैसे तो कई सारे भागों में बांटा जा सकता है, पर इसमें जो हम विशेषकर स्टडी करेंगे दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एक तो सिक्के, कॉइन्स, दूसरा इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। ठीक है, ये दो चीज़ों पर अपना ध्यान रहेगा। इसी के हिसाब से ये क्लियर करते हैं, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स। अब देखो, पुरातात्विक जो स्रोत है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इनकी कुछ विशेषताएं जो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये लिटरेचर के लिए क्यों जरूरी है या इतिहास के लिए क्यों जरूरी है, तो देखो इनके जरूरी होने का कारण है, जो ज़्यादातर जो लिटरेचर सोर्सेज हैं उनमें क्या होता है, आगे भी बदलाव किया जा सकता है। और जो साहित्यिक स्रोत है उसमें ज़्यादातर जो लिखने वाले का आश्रयदाता होता है, जो उसका स्वामी होता है, वो उसके एवज में बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की प्रवृत्ति होती है किसी भी लेखक की। अब पुरातात्विक के साथ में ये है कि ये मूक है, ये हमें समझाते हैं, बोल नहीं पाते, पर इनमें जो लिखा हुआ है वो बाद में उसमें बदलाव की गुंजाइश कम होती है, इसीलिए ये हमको सही रास्ता दिखाते हैं। यदि अच्छे से हम एक छोटी सी बात में इस चीज़ को समझें तो ये है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अच्छे से वेरीफाई करने के लिए पुरातात्विक स्रोत अपनी जगह अपना रोल अदा करते हैं, इसीलिए आर्कियोलॉजिकल जरूरी है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं सिक्के। ठीक है, सिक्के, तो देखो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कॉइन्स का कि कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। बहुत ज्यादा पूछा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, तो न्यूमिस्मेटिक्स है कॉइन्स की स्टडी, सिक्कों के अध्ययन को हिंदी में तो खैर मुद्रा शास्त्री बोलेंगे, पर ये हिंदी में ना आकर ये इंग्लिश वाला ही शब्द इस्तेमाल होता है। न्यूमिस्मेटिक्स स्टडी होती है किसकी, कॉइन्स की। अब अपना जो चल रहा है प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया का, अब भारत के एवज में यदि हम ये देखें तो भारत में आप सिक्कों की शुरुआत का यदि देखोगे तो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में एक शब्द मिलता है निष्क। वास्तव में निष्क गले में पहनने का एक आभूषण था, गले में पहनने का एक आभूषण था वैदिक काल में, पर इसका प्रयोग लेन देन के लिए भी हो जाता था। हम इसको सिक्का नहीं बोल सकते, वास्तव में एक ये आभूषण था, पर इसका इस्तेमाल इस चीज के लिए हो जाता था, तो इसको निष्क बोला जाता है। ये एक आभूषण था वैदिक काल में, इसका कभी कभार विनिमय के रूप में इस्तेमाल हो जाता था। बाकी ज़्यादातर जो सिस्टम है वो विनिमय प्रणाली का बार्टर सिस्टम था, जिसमें ये कि आपने एक वस्तु दी, उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु ले ली। जैसे आप लेकर गए मार्केट में अनाज, और अनाज के बदले आप सब्जी ले आए या और कोई सामान जिसकी आपको जरूरत है वो लेकर आ गए, तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, विनिमय प्रणाली बोला जाता है। पर भारत में यदि सिक्के का हम इतिहास देखेंगे तो जो सबसे पुराना हमें उदाहरण मिलेगा वो मिलेगा बुद्ध काल में, 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व, 600 BC भारत में सिक्के की शुरुआत, कॉइन्स की शुरुआत इस टाइम से है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की शुरुआत कब से हुई है, तो कॉइन्स की, सिक्के की भारत में शुरुआत बुद्ध काल में 600 ईस्वी पूर्व। और जो इस समय सिक्का चला था उस सिक्कों को नाम दिया गया है उसको पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क सिक्का इसको नाम दिया गया है। अब इसी के देखो नाम, तो इसी को बोला जाता है पंचमार्क, इसी को बोला जाता है चिन्हित सिक्का।
इसी को बोला जाता है आहत सिक्का और इसी को बोला जाता है कारसापन। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। कारसापन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय पर कारसापन बोलते थे चांदी को, तो ये सिक्के बने हुए थे चांदी के। अच्छे से क्लियर कर लेना, जो पंचमार्क सिक्के हैं वो चांदी के बने हुए थे। सोने का कोई भी पंचमार्क सिक्का अभी तक नहीं मिला है। तो पंचमार्क, आहत, चिन्हित। अब चिन्हित इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि इस पर कोई एक चिन्ह होता है, मछली का हो गया, किसी पेड़ का हो गया, किसी और चीज का हो गया, वो चिन्ह होता था, इसलिए इसको चिन्हित सिक्का बोला जाता है। पंचमार्क इसको नाम दिया गया है, चिन्हित हो गया। कारसापन चांदी का बना होता है और आहत हो गया। ये तो इसके नाम हो गए। दूसरी चीज इनकी खोज, तो पंचमार्क सिक्कों की खोज जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और जेम्स प्रिंसेप से कुछ आपको और भी क्लियर होना चाहिए, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में कामयाबी किसने प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने। जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख हैं, उनको पढ़ने में सबसे पहले कामयाबी प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। और पंचमार्क सिक्कों की खोज भारत में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ये एशियाटिक सोसाइटी का एक कर्मचारी था, एक विद्वान था उसका। तो भारत में इसने काफी खोजें की हैं, जिनमें दो इसके खास नाम है। एक तो पंचमार्क सिक्कों की खोज 1835, ठीक है, 1835 में, और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में इसको कामयाबी मिली थी 1837, यानी कि इसके 2 साल बाद। अशोक के अभिलेखों की खोज की है पादरेटी फैंतलर, और उनको पढ़ने में कामयाबी मिली है किसको? जेम्स प्रिंसेप को। पंचमार्क सिक्कों की खोज किया किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। और इनको नाम दिया गया पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के, चिन्हित सिक्के और कारसापन सिक्के। किसके बने हुए थे? चांदी के। सोने का अभी तक एक भी सिक्का नहीं मिला है। कौन से टाइम में? बुद्ध काल में, या 600 ईस्वी पूर्व भारत में सबसे पहले कौन सा सिक्का चला है या कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सबसे पहले पंचमार्क सिक्का, आहत सिक्का, चिन्हित सिक्का या कारसापन सिक्का। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन है। इनका जिक्र पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में किया है। ठीक है, अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखी है, जो मैंने क्लियर करवाया पिछले वीडियो में, वो व्याकरण है किसका? संस्कृत का। उसमें इन सिक्कों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। ये तो हो गया देखो सबसे पहले शुरुआत का। तो न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं स्टडी को। ऋग्वैदिक काल में कोई सिक्के के बारे में जानकारी मिली नहीं है। एक निष्क मिला है जिसको हम सिक्का नहीं बोल सकते, वो एक प्रकार से आभूषण है। पर भारत में सिक्कों की शुरुआत 600 ईस्वी पूर्व बुद्ध काल में पाणिनि ने अपनी किताब में इनका जिक्र किया है। सिक्के को नाम दिया गया है आहत, पंचमार्क या कारसापन या चिन्हित सिक्का। एक तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें सिक्के के हिसाब से, कॉइन्स के हिसाब से कमी है इसके अंदर। वो कमी क्या है? कमी ये कि जो सिक्का होता है, जो कॉइन्स होता है, उसकी एक खासियत होती है। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उसमें जारी करने वाले का नाम जरूर होता है। वो और होता है उसका कि किसने इसको जारी किया है। जैसे अभी आप 1 रुपये का ले लो, 2 रुपये का ले लो, 5 रुपये का ले लो, 10 रुपये का सिक्का ले लो, उसमें आपको जरूर लिखा मिलेगा भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसको भारत सरकार ने जारी किया है उसको। अब जो हमने आज सिक्के अभी पढ़े हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती, तो इसीलिए हम उनको पूरी तरीके से सिक्का नहीं बोल सकते। वास्तव में जो एक कॉइन्स होता है, उसकी शुरुआत भारत में किसने की है? हिंदी यूनानियों ने। ठीक है, हिंदी यूनानी, जिनको यवन भी बोल देते हैं, हिंदी यूनानियों के द्वारा भारत में सबसे पहले जो यूनानी शासक आए थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले सिक्कों की, जो वास्तव में हम जिसको कॉइन्स बोल सकते हैं, उनकी शुरुआत इन्होंने की है। और इनको बोलते हैं लेख वाले सिक्के। ठीक है, तो लेख वाले सिक्कों की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? हिंदी यूनानियों के द्वारा या यवन शासकों के द्वारा। बिल्कुल जीके की ABCD है। ठीक है, लेख वाले सिक्के जिसमें स्पष्ट राजा का नाम या और कोई उसके इस तरीके से लिखा होता था जिससे क्लियर हो सके कि ये सिक्का है किसका।
जो आज सिक्के हमने पढ़े उनमें ऐसा कुछ क्लियर दिया, उसमें सिर्फ क्या है, एक चिन्ह है, एक सिंबल है उसमें बस। इसमें ऐसा अच्छे से क्लियर है कि सिक्का है किसका। तो भारत में लेख वाले सिक्के सबसे पहले हिंदी यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो वास्तव में जो सिक्का होता है, जो कॉइन्स होता है, वो भारत में किसके द्वारा चलाया गया है, हिंदी यूनानियों के द्वारा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम एडी में, ठीक है, ईसवी बाद में। तो ईसवी बाद में देखो सबसे जो खास नाम है वो है कुषाण शासक। अब कुषाण शासकों का मैं क्लियर करा देता हूं। कुजुल कडफेसिस जो कुषाण वंश का संस्थापक है, उसने चलाए चांदी के सिक्के, उसने चांदी के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों में जो सिक्के पहले हिंदी यूनानियों ने चलाए थे उनको इसने कंटिन्यू रखा। पर इसी में एक दूसरा नाम है बिम कडफेसिस। बिम कडफेसिस ने क्या कर दिया, सोने का भी सिक्का चला दिया इसने, ठीक है, गोल्ड का इसने सिक्का चला दिया, सोने का सिक्का चला दिया, किसने, बिम कडफेसिस ने। और ये कुषाण वंश के द्वारा भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने का सबसे पहला प्रमाण है। वैसे हिंदी यूनानियों में मिनेंडर जो राजा है उसकी रानी के नाम से एक सोने का सिक्का मिला है, पर कोई और ज्यादा इस चीज के बारे में जानकारी नहीं मिली है। इसीलिए हम इसका ले देकर ये मानेंगे कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा, कुषाण वंश के द्वारा। और कुषाण वंश में भी किसके द्वारा, बिम कडफेसिस के द्वारा। बिम कडफेसिस के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए भारत में। अब इसी में एक सबसे खास नाम है कनिष्क, जो सबसे महान राजा है कुषाण वंश का। अब कनिष्क को बोलते हैं दूसरा अशोक, द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। शाक्य मुनि बोलते हैं बुद्ध को, दूसरे शाक्य मुनि के नाम से कौन जाना जाता है, हेनसांग। अब इसको द्वितीय अशोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया है अशोक ने। और दूसरे नंबर पर नाम आता है इसका सिल्क रूट पर भारत का कब्जा, रेशम मार्ग पर भारत का कब्जा किसके समय में हुआ है, कनिष्क के समय में। अब कनिष्क ने क्या किया, बुद्ध के सिक्के चला दिए इसने, बुद्ध के इसने सिक्के चलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध के सिक्के भारत में किसके द्वारा चलाए गए थे। तो बुद्ध के सिक्के भारत में कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण वंश ने चलाए थे, और लेख वाले सिक्के भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। भारत में सबसे पुराना जो सिक्का मिला है, आहत सिक्का, चिन्हित सिक्का, पंचमार्क सिक्का, और उसकी खोज किसने की है, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कामयाबी सबसे पहले किसको मिली है, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, क्लियर यहां तक का। अब इसी समय का एक और दूसरा नाम है सातवाहन, जो साउथ का है सातवाहन। अब सातवाहन वंश ने क्या किया, इन्होंने किसके सिक्के चला दिए, सीसा के। बहुत पूछा जाता है बिल्कुल जीके की, ABCD है ये क्वेश्चन कि शीशे के सिक्के कौन से वंश के द्वारा चलाए गए थे। तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। पोर्टिन के भी इन्होंने चलाए थे, पोर्टिन और शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के द्वारा चलाए गए थे भारत में। बिल्कुल बहुत कॉमन क्वेश्चन है सातवाहन वंश के। दो क्वेश्चन सबसे खास हैं, एक तो मात्र सत्तात्मक समाज सातवाहन वंश का, दूसरा शीशे के सिक्के, पोर्टिन के सिक्के किसने चलाए, सातवाहन वंश ने। सोने के सिक्के कुषाण वंश ने, और कुषाण वंश में भी बिम कडफेसिस ने। यहां तक का कंप्लीट आपका कुषाण वंश तक का। इसके बाद में गुप्त। अब गुप्त में देखो, एक तो मैं पीछे का क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूं। दिनार, इस समय दिनार बोलते थे सोने के सिक्के को, ठीक है, दिनार सोने के सिक्के को बोला जाता था। जो कुषाण वंश ने चलाए थे वो गुप्त काल में दिनार बोलने लग गए उसको। एक चीज तो ये अच्छे से क्लियर कर लेना। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कब चले। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में चले, पर सोने के सिक्कों की शुरुआत कब है, कुषाण काल में। दूसरा क्वेश्चन, जो कुषाण वंश में सिक्के चले थे उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, पर जो गुप्त काल में सिक्के चले थे सोने के संख्या में ज्यादा थे, क्वांटिटी में ज्यादा थे, पर क्वालिटी उनकी डाउन आई थी। अब इससे क्या क्लियर होता है, इससे यह क्लियर होता है कि जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो ट्रेड है, उसकी स्थिति कुषाण काल में अच्छी थी, और गुप्त काल में, गुप्त एरा में उसकी डाउन आई थी उसकी। तो ये सिक्कों से ये चीजें क्लियर होती है। इसी प्रकार से एरिया क्लियर हो जाता है।
किसी का सिक्का कहाँ पर मिला है उससे उसका एरिया क्लियर होता है, या फिर किसी के साथ उसका व्यापार है वो क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इनकी स्टडी बड़ी जरूरी होती है। तो गुप्त काल में क्या है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले हैं, पर क्वालिटी उनकी डाउन आई है। सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश में। दूसरा क्वेश्चन, सोने के सिक्के को इस समय क्या बोलते थे? दीनार, दीनार बोला जाता था। अब गुप्त काल का ही एक दूसरा क्वेश्चन और है, रुपये का। ठीक है, रुपये का इस समय चांदी के सिक्के को बोला जाता था। रुपये का गुप्त काल में चांदी के सिक्के को बोला जाता था, जो विशेषकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, उसके द्वारा ये चलाया गया था। आगे चलकर इसी रुपये का से रुपया बना है। रुपया भी चांदी का सिक्का था, जो किसके द्वारा चला गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। जिसका अपना बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि भारत की करेंसी का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया है? शेरशाह सूरी के द्वारा। तो वास्तव में यदि हम उसका देखेंगे हिस्ट्री में, तो उसका जो मेन है वो यहाँ पर मिलता है रुपये का। रुपये का चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, सेकंड के द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का, और दीनार गुप्त काल में सोने का सिक्का। ठीक है, अब और आगे यदि हम क्लियर करें तो देखो कलुंज, कलुंज वास्तव में चोल काल में चलते थे सोने के सिक्के। साउथ इंडिया में कलुंज चोल काल में सोने के सिक्के को बोलते थे। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है संसव, मिडवल हिस्ट्री का, मैं क्लियर करा देता हूं इसके साथ में। संसव सोने का सिक्का जो अकबर के समय में चलता था, आम लेन देन के लिए इस्तेमाल होता था संसव सोने का सिक्का। और अकबर के समय में सोने का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा होता था? इलाही, इलाही सोने का सबसे बड़ा सिक्का संसव आम प्रचलन में था। कलुंज सोने का सिक्का चोल काल में चलता था। वास्तव में कलुंज एक बीज होता है, जैसे आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, रति भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो रति जो होती है वास्तव में हमारे सिक्के की शुरुआत इससे मानी जाती है। रति क्या है? एक गुंजा पेड़ होता है, एक बेल होती है गुंजा। अब गुंजा में एक बीज निकलता है, जो गुंजा का बीज होता है वो आधा लाल होता है, आधा काला होता है। सबसे पहले उसको इस्तेमाल किया गया था, और उसके वजन के बराबर रति होती थी। तो वो शुरुआत हमारे यहाँ पर ऐसे हुई थी। बाद में कारसापण चिन्हित सिक्का जो मैंने पढ़ाया है वो आया था। इसी प्रकार से साउथ इंडिया में कलुंज, कलुंज एक बीज होता था, और इसीलिए चोल काल में कलुंज सोने के सिक्के के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता था। तो देखो, ये तो सिक्के का मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है, और न्यूमिस्मेटिक्स इसकी स्टडी को बोलते हैं। अब आ जाओ आप अभिलेख पर, इंस्क्रिप्शन पर। तो देखो, अभिलेख का, इंस्क्रिप्शन का यदि हम पढ़ें तो भारत के एवज में यदि देखा जाए तो सबसे पुराना जो अभिलेख भारत का जिससे संबंध है, बोगाज कोई। ठीक है, बोगाज कोई, ये एशिया माइनर तुर्की, और इसकी डेट मानी गई है 1400 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1400 BC इसकी डेट मानी गई है। बोगाज कोई अभिलेख है। वास्तव में ये जगह इंडिया में नहीं पड़ती, पर इंडिया से इसका संबंध है। अब इसका क्या संबंध है? इसका संबंध ये है कि बोगाज कोई जो अभिलेख है, जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमारे 4 वैदिक देवताओं का नाम आया है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, जो अश्वनी कुमार भी बोलते हैं। ये 4 देवताओं का नाम आया है इसमें बोगाज कोई अभिलेख में। यूपीएससी का बिल्कुल घिसा पिटा क्वेश्चन है कि बोगाज कोई अभिलेख में कौन कौन से देवताओं का नाम आया है। तो 4 देवताओं का नाम आया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नासत्य को क्या बोलते हैं? अश्वनी कुमार भी बोलते हैं। वास्तव में ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने इसमें मीडिएटर का काम किया था। बोगाज कोई जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, एशिया माइनर तुर्की में पड़ता है। ये तो देखो सबसे पुराना भारत से संबंध हो गया किसी अभिलेख का, इंस्क्रिप्शन का। और इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं सिक्के की स्टडी को, एपिग्राफी बोलते हैं किसकी? इंस्क्रिप्शन की, अभिलेख के अध्ययन को। एक तो ये हो गया बोगाज कोई। दूसरा, भारत में अभिलेखों के लिए, इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है अशोक को।
वो हम अलग से पढ़ेंगे उसके साथ में, क्योंकि यहाँ छेड़ूंगा तो वही बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। जो अभिलेख है भारत में सबसे ज्यादा अशोक ने लिखवाए हैं, और उससे पहले का एक अभिलेख है महास्थान। ठीक है, महास्थान जगह पड़ती है बांग्लादेश में, जिसका उस समय नाम था पुंडरू नगर। महास्थान अभिलेख बांग्लादेश, ये अशोक से पहले का अभिलेख है, अशोक से पुराना अभिलेख है। महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है। और एक दूसरा अशोक के समय का बड़ा खास है शाहगोरा। ठीक है, शाहगोरा अभिलेख की क्या खासियत है? इस अभिलेख से अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, शाहगोरा अभिलेख में अकाल के बारे में लिखा हुआ है। और महास्थान अशोक से पहले का अभिलेख है। भोगाज कोई पहला अभिलेख है जिसका संबंध इंडिया से, भारत से है, जिसमें 4 देवताओं का नाम आया है। तो शाहगोरा अकाल से संबंधित हो गया। महास्थान ये पुराना हो गया किससे? अशोक के अभिलेखों से। दूसरा रुदनमेई, रुदनमेई जगह पड़ती है नेपाल में, लुम्बिनी के पास। रुदनमेई अभिलेख की खासियत ये कि बुद्ध का जो बर्थ है, जो जन्म है, जो उसकी बर्थ है, उसकी डेट है, वो रुदनमेई अभिलेख से फिक्स की गई है। अशोक का अभिलेख है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध के जन्म को कौन से अभिलेख के आधार पर फिक्स किया गया है, निश्चित किया गया है? तो बुद्ध के जन्म को अशोक के रुदनमेई अभिलेख से फिक्स किया गया है। अशोक के अभिलेख हम अलग से पढ़ेंगे, पर उसके बाद में जो दूसरे हैं उनमें एक बहुत ज्यादा खास है बेसनगर, बेसनगर अभिलेख, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, विदिशा एमपी। ये हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस यूनान का एंटीओकस का दूत था, जो इंडिया आया था। एंटीओकस का दूत था भागभद्र के दरबार में। भागभद्र उस समय पर विदिशा का राजा था, उसके दरबार में एंटीओकस का दूत हेलियोडोरस आया था। और हेलियोडोरस ने बेसनगर अभिलेख विदिशा में लिखवाया था। अभिलेख की खासियत यह है कि सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। जो वैष्णव धर्म है, जो भागवत धर्म है, उसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और हेलियोडोरस ने अपने आप को इसमें वैष्णव बोला है। इसको गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति गरुड़ के जैसी है। गरुड़ का इसमें चिन्ह है, गरुड़ का चिन्ह होने की वजह से इसको गरुड़ स्तंभ भी बोला जाता है। भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है वैष्णगर अभिलेख में, हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस एंटीओकस का दूत भागभद्र के दरबार में, विदिशा एमपी। बहुत खास क्वेश्चन है यूपीएससी के हिसाब से। तो वैष्णगर क्लियर हो गया, शाहगोरा क्लियर हो गया, महास्थान क्लियर हो गया, और रुदनमेई क्लियर हो गया। इसके बाद में एक बहुत ज्यादा खास है जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात, जहां का नरसिंह मेहता था, नरसिंह भगत था यहाँ का रहने वाला। इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, क्योंकि जो गिरनार की पहाड़ियां वहां पर ये लिखा हुआ है उन पहाड़ियों पर, इसीलिए इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख भी बोलते हैं। और खास चीज ये कि गिर के वन गुजरात में, और गिर के वन किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। एशियाई लायन का जो नेचुरल प्लेस है वो गिर के वन माने जाते हैं। और गिर के वनों से ही शुरुआत होती है किसकी? सह्याद्री की, पश्चिमी घाट की। जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सह्याद्री की पश्चिम घाट की शुरुआत यहाँ से होती है। और जो एशियाई शेर है वो भी यहाँ पर मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है, क्योंकि ये गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा, रुद्रदामन के द्वारा जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया गया है। अब अभिलेख की खासियत, तो देखो अभिलेख की जो सबसे बड़ी खासियत है वो तो है ये किसमें लिखा हुआ है? संस्कृत में। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि प्योर संस्कृत में, बिल्कुल पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख। तो संस्कृत में, प्योर संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, जिसको किसने लिखाया है? रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन शक वंश का शासक था ये। तो अब इससे यह भी क्लियर होता है कि खुद रुद्रदामन संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। तो जूनागढ़ अभिलेख की खासियत है पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख। और जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। दूसरी इसकी खासियत है सुदर्शन झील।
ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी, ठीक है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। अब सुदर्शन झील का मैं क्लियर करा देता हूं, आपको आगे भी आएगा। वास्तव में सुदर्शन झील को बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था। बाद में ये टूटी थी तो फिर से इसको रिपेयर करवाया, इसकी मरम्मत करवाई किसने? अशोक ने। अशोक के बाद में फिर से एक बार फिर से टूट गई तो फिर इसकी मरम्मत करवाई किसने? रुद्रदामन ने। और उसी समय पर यह अभिलेख लिखवाया था इसने। और यहीं से क्वेश्चन दूसरा बना हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख में कौन कौन से राजाओं के नाम आते हैं या आए हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। जो वास्तव में घुमाकर क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो ये है कि सुदर्शन झील से संबंधित है तीनों राजा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया, अशोक ने मरम्मत करवाई, फिर फूटी, फिर किसने मरम्मत करवाई? रुद्रदामन ने। और इसके बाद में एक बार फिर से और फूटी है, फिर इसकी मरम्मत करवाई किसने? स्कंदगुप्त ने। वो आगे की चीज है। और अभी तक आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जूनागढ़ अभिलेख पूरी तरीके से संस्कृत में लिखा हुआ है और सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख में। इसको गिरनार अभिलेख भी बोला जाता है। वैष्णगर अभिलेख में वैष्णव धर्म की भागवत धर्म की जानकारी मिलती है और शाहगोरा अभिलेख में अकाल के बारे में जानकारी मिलती है। भोगाज कोई पहला अभिलेख है जो भारत से संबंध रखता है। इसके बाद में एक और अभिलेख है हाथी गुफा, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। ये शिशुपालगढ़ ओडिशा, ओडिशा में पड़ता है हाथी गुफा अभिलेख। और ये किसका है? खारवेल का। खारवेल चेदी वंश का राजा था जिसका हाथी गुफा अभिलेख है किसमें? ओडिशा में। और अभिलेख की खासियत तो देखो, एक तो अभिलेख की खासियत ये कि इस अभिलेख से क्लियर होता है कि जो खारवेल था चेदी वंश का, वो जैन धर्म को मानने वाला था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि खारवेल कौन से धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था और इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ, लिखित रूप में यदि आप देखोगे तो सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ कौन से अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। बिल्कुल खास क्वेश्चन है। सबसे पहले भारतवर्ष लिखा हुआ हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। प्योर संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। और दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। ये खारवेल का है जो चेदी वंश का राजा था और उड़ीसा से संबंध है। ये जैन धर्म को मानने वाला। वास्तव में चेदी वंश का एक और है शिशुपाल, जिसको किसने मारा था? कृष्ण ने। रुक्मणी का जब हरण किया था उस समय कृष्ण ने उसकी हत्या की थी। वो अलग चेदी वंश है, वो बुंदेलखंड से संबंध रखता है, ये उड़ीसा से संबंध रखता है। ठीक है, तो एक तो हाथी गुफा हो गया, जूनागढ़ हो गया। अब आ जाओ आप गुप्त काल में। तो गुप्त वंश में हमारे काम का एक अभिलेख है, कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, इसको इलाहाबाद अभिलेख भी बोल देते हैं क्योंकि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है और प्रयाग से इसका नाम चेंज किया था किसने? अकबर ने। वास्तव में अकबर ने इसको अल्लाह का नगर बोला था। अब उस अल्लाह के नगर का धीरे धीरे अपभ्रंश क्या हो गया? इलाहाबाद। अब आदित्यनाथ योगी ने इसका दोबारा से नाम बदलकर क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो ये तो इसके नाम की कहानी है। पर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति, तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रशस्ति बोलते किसको है। तो वास्तव में प्रशस्ति एक प्रकार का अभिलेख ही है, ये भी एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन है। पर जब अभिलेख किसी एक खास व्यक्ति के लिए लिखा हो और उस व्यक्ति का उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण बड़ा चढ़ाकर जब विवरण होता है उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो इसको प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। वास्तव में ये समुद्रगुप्त के लिए लिखी हुई है और लिखने वाला कौन है? हरिसेन। हरिसेन इसका लेखक है जो वास्तव में समुद्रगुप्त का मंत्री था। उसने इसको लिखा है प्रयाग प्रशस्ति को। और इलाहाबाद में है ये, प्रयागराज अब इलाहाबाद का नाम है। तो प्रशस्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है। ये तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, विंसेंट स्मिथ ने जो बोला है भारत का नेपोलियन, किसको? समुद्रगुप्त को। शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को।
भारत का नेपोलियन बोलते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। और भारत का जो नेपोलियन इसको बोला गया है समुद्रगुप्त को, वो इस प्रशस्ति के आधार पर ही बोला गया है। इस अभिलेख के आधार पर ही विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला है, जो हरिसेन ने लिखवाई थी। और ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं? नादिर शाह को, जो कोहिनूर लेकर गया था भारत में से, ठीक है, मयूर सिंहासन को उठाकर लेकर गया था, उस नादिर शाह को बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोलते हैं किसको? समुद्रगुप्त को। ये प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर। हरिसेन इसका लेखक है। अभिलेख की जो खासियत है वो ये है कि चंपू शैली में है। अब चंपू शैली क्या है? चंपू शैली है जब गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल होता है, उसको चंपू शैली बोलते हैं। चंपू शैली का यदि हम देखेंगे तो जो यजुर्वेद है, उसका भी मैंने आपको करवाया था वीडियो में पिछले में क्लियर, कि यजुर्वेद भी गद्य और पद्य में लिखा हुआ है। ये अभिलेख भी चंपू शैली में लिखा हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख भी चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली से मतलब है जब गद्य और पद्य दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। हरिसेन लेखक है। और समुद्रगुप्त को जो भारत का नेपोलियन बोला गया है, इसी के आधार पर बोला गया है। इसके बाद में एक भीतरी लेख, ठीक है, तो भीतरी अभिलेख या भीतरी स्तंभ लेख, ये भीतरी जगह पड़ती है यूपी में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख या भीतरी अभिलेख। अभिलेख की खासियत ये है कि हूणों के आक्रमण के बारे में सबसे पहले जानकारी, हूणों के आक्रमण के बारे में सबसे पहले जानकारी भीतरी अभिलेख में मिलती है। दूसरा इसी का पलटकर क्वेश्चन है, हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। और उस आक्रमण के बारे में सबसे पहले जानकारी भीतरी अभिलेख में मिलती है। और भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का, ठीक है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील को भी रिपेयर करवाया था। भीतरी अभिलेख उसी ने लिखवाया है। कुमारगुप्त का एक मैंने क्वेश्चन आपको पहले क्लियर करवाया है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। ये इसी प्रकार से कनेक्ट करना पड़ता है जीके को क्लियर करने के लिए। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। हूणों के आक्रमण के बारे में सबसे पहले जानकारी इसमें मिलती है। अब इसके बाद में एक और है ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको। ऐहोल अभिलेख ये लिखवाया है किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन सेकंड ने, जो चालुक्य वंश का शासक था, पुलकेशिन द्वितीय ने अभिलेख लिखवाया है। अभिलेख को लिखने वाला कौन है? रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति इसको लिखने वाला है। एक तो ये क्लियर कर लेना, रवि कीर्ति जैन धर्म को मानने वाला था। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। रवि कीर्ति ऐहोल प्रशस्ति का लेखक है। अब प्रशस्ति से एक बार फिर से वही मतलब है। अब इसमें किसके बारे में बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, पुलकेशिन सेकंड के बारे में इसमें बड़ा चढ़ाकर लिखा हुआ है। और रवि कीर्ति इसका लेखक है, जो वास्तव में इसका एक अधिकारी था, इसका मंत्री था। अब अभिलेख की खासियत, तो एक तो खासियत यह है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। यह जानकारी कौन से अभिलेख में, कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। आया हुआ क्वेश्चन है कई बार कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को हराया था, उसके बारे में जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? तो ऐहोल प्रशस्ति में इसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो जैन धर्म को मानने वाला था, जो इसका लेखक था और पुलकेशिन द्वितीय का मंत्री था, उसने इस अभिलेख में अपने आप की तुलना किससे की है? कालिदास और भारवी, जो बड़े विद्वान है। कीर्तार्जुनियम भारवी के द्वारा लिखी गई है। और कालिदास की किताब मैंने आपको बताई है कई सारी। तो अपनी तुलना लेखक ने किससे की है? भारवी और कालिदास से। क्वेश्चन ये है कि ऐहोल प्रशस्ति में कौन कौन से विद्वानों का, महापुरुषों का नाम आया है? तो कालिदास और भारवी का नाम आया है किसमें? ऐहोल प्रशस्ति में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, उसकी जानकारी ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। रवि कीर्ति इसका लेखक है। और लेखक ने अपनी तुलना किसके साथ की है? कालिदास और भारवी। भारवी की किताब है कीर्तार्जुनियम, कालिदास की किताब मैंने आपको बता दी। इसके बाद में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऐरण अभिलेख।
एरन जगह पड़ती है मंदसौर MP। अभिलेख है 510 ईस्वी का, ठीक है, 510 ईस्वी का अभिलेख है। पीछे का एक क्वेश्चन है कि हुणों का आक्रमण कौन से राजा के समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। दूसरा क्वेश्चन है कि हुणों के आक्रमण के बारे में किससे जानकारी मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। अब हुणों के आक्रमण जब लगातार होने लगे तो बाद में ये एक और है एरन अभिलेख, ये भी हुणों के आक्रमण से संबंधित है। इस समय पर राजा था भानुगुप्त। भानुगुप्त का मंत्री था गोपराज, ठीक है, गोपराज भानुगुप्त का मंत्री था। और खास चीज ये कि गोपराज हुणों से लड़ते हुए मारा गया था। इसमें हुणों से लड़ाई में गोपराज जो मंत्री था भानुगुप्त का, वो लड़ते हुए मारा गया। और गोपराज की पत्नी थी भानुमति। गोपराज की पत्नी भानुमति, जब गोपराज इस युद्ध में मारा गया हुणों से लड़ते हुए, तो भानुमति ने क्या किया? भानुमति सती हुई थी। भानुमति सती हुई थी। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत में सती होने का सबसे पहला प्रमाण कहां पर मिलता है? एरन अभिलेख में, जिसमें भानुगुप्त के मंत्री गोपराज की पत्नी भानुमति सती हुई थी। 510 ईस्वी की बात है। ये अभिलेख है उस टाइम का, और इसीलिए इसको सती का अभिलेख भी बोलते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सती होने का सबसे पहला प्रमाण कहां पर है? तो एरन अभिलेख, या ये मंदसौर में है जगह, 510 ईस्वी का। तो इसमें सती होने का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। बाकी सती होने का मैं आपको क्लियर करा देता हूं। ये पुराने समय से जो प्रथा थी, वैदिक काल में कोई जानकारी नहीं है। महाभारत में हल्की फुल्की जानकारी है, जिसमें सिंबॉलिक था। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी पुरुष के मरने के बाद में उसकी जो पत्नी होती थी, वो चिता पर उसके साथ एक बार लेट जाती थी। बाद में उसको क्या करते, जो उसके रिश्तेदार थे उसको उससे उठा लेते थे। तो वो सिंबॉलिक था, कोई ऐसा नहीं था कि उसके साथ में जल जाती है उसके बाद में जल जाती। पर जलने का पहला प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी एरन अभिलेख में। आगे जब हम इसकी बात करेंगे, इब्न बतूता ने अपनी किताब रेहला में सती प्रथा का जिक्र किया है। उसने बोला था कि मैंने सती होते हुए देखा है इंडिया में। दूसरा, इसको रोकने की कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, अकबर ने की है, पुर्तगालियों ने की है। और पुर्तगालियों में किसने की है? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने इसको रोकने की कोशिश की थी, जो पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद में पेशवाओं ने, मतलब मराठाओं ने इसको रोकने की कोशिश की है, पर भारत में सती प्रथा लगातार चलती आ रही थी। बाद में राजा राममोहन राय की भाभी सती हुई थी, जो एक बार मुंबई गए हुए थे, सॉरी मुंबई नहीं, लंदन गए हुए थे। उनके बाद में उनके भाई की डेथ हुई थी, और उनके भाई की डेथ होने के बाद उनकी भाभी को जबरदस्ती जला दिया था उसके साथ में। राजा राममोहन राय जब वापस आए, इस बात की जानकारी मिली, उनको इससे गहरा धक्का लगा, और उन्होंने बोला था कि इस क्रूर प्रथा को मैं मिटाकर मानूंगा। तो कई बार अंग्रेजी साम्राज्य से, अंग्रेजी सरकार से कांटेक्ट करने के बाद में आखिरकार 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसके ऊपर कानून बना दिया, जिसमें सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो भारत में सती प्रथा को राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोका है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सती होने का अंतिम प्रमाण 1987, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ये सती होने का अंतिम प्रमाण है। रूप कंवर नाम की महिला सती हुई थी राजस्थान के सीकर में, ये सती होने का अंतिम प्रमाण है। तो मैंने आपको इसके साथ में ये क्लियर करवा दिया है पूरा सती प्रथा का, क्योंकि जोड़कर देखना जरूरी है। तो ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एरन अभिलेख का जो 510 ईस्वी का है और सती होने का पहला प्रमाण है, ये आपके अभिलेख भी कंप्लीट, ठीक है, ये आपके अभिलेख भी कंप्लीट। बाकी एक नासिक अभिलेख और है महाराष्ट्र में, जो कौन से वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से। ये आपका पुरातात्विक और पूरा मैं कंप्लीट करूं तो जो ऐतिहासिक स्रोत है वो अपना कंप्लीट। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम शुरू करते हैं हिस्ट्री को बिल्कुल शुरुआत से।